हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने प्रश्नावली 4.1 के सवाल लगाए थे कल। उसका लास्ट सवाल देखते हैं आज। प्रश्नावली 4.1 का जो है ये दूसरे का कौन सा क्वेश्चन है? चौथा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। इस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यानी दो बातें हो गई। वो दूरी कितनी तय करता है? रेलगाड़ी दूरी कितनी तय कर रही है? 480 किलोमीटर। और दूसरी बात यह है कि दूरी 480 किलोमीटर तय कर रही है दो चाल से। एक बार तय करती है और दूसरी बार जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है। कह रहा है जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है तो कितना समय अधिक लेती है? 3 घंटे अधिक लेती है। तो आप मान लीजिए कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी कितनी चलनी है? 480 किलोमीटर। चाल कितनी है उसकी? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय क्या होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर किसकी हो गया? दूरी बटे चाल की हो गई। दूरी कितनी हो गई? 480। चाल कितना हो गया? x। 480 बटे x किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा आपको। अब कह रहा है कि यदि वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होने पर रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होने पर रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी हो जाएगी? 480 बटे x माइनस आर। तो चाल पहले कितनी थी? x थी। चाल कितनी थी? x थी। 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई तो कितनी हो जाएगी चाल? x माइनस आर। x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी हो जाएगी? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति। तो पहले जो चाल x थी अब वो चाल x माइनस 8 हो चुकी है, लेकिन दूरी कितना वो तय कर रही है? जितनी पहले तय कर रही थी। तो अब फिर से सूत्र लगाएंगे समय बराबर दूरी बटे चाल का। समय बराबर दूरी बटे चाल का सूत्र लगाएंगे तो दूरी कितनी हो गई? 480। और चाल कितना हो गया?
x माइनस 8, तो 480 बटे x माइनस 8 घंटा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? सुना है नहीं है? अब हम लोग चर्चा करते हैं कि ये वाला समय, अब कह रहा ये पहले का समय है और ये बाद का समय है, कौन सा समय ज्यादा हो, ये वाला कि ये वाला? ये वाला समय ज्यादा हो। अब आप पूछोगे ये कैसे? क्योंकि पहले दे चल रही थी, बाद में तीन चल रही। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतनी बात समझ आगे नहीं आगे? क्लियर हो गई बात? तो ये समय ज्यादा है और ये समय कम है। क्यों? क्योंकि ये इसमें देखिए यहाँ x है, नीचे x है और नीचे यहाँ पर क्या x माइनस 8, तो ये कम है, कम से भाग देंगे तो ज्यादा मिलेगा और यहाँ ज्यादा से भाग देंगे तो कम मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, व्यवहारिक रूप में पहले रेलगाड़ी की चाल ज्यादा थी तो समय कम लगा, बाद में रेलगाड़ी की चाल कम हो गई इसलिए समय ज्यादा लगेगा। कह रहा ये जो समय है ये पहले समय का कितना है, कितना अधिक है? 3 घंटे अधिक है। यानी अगर इस समय में से इस समय को घटाएंगे तो दोनों का अंतर कै घंटे आएगा? 3 घंटे आएगा। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x इक्वल टू कितना है? 3। बाद का समय अधिक है, पहले का समय कम है, तो बाद के समय में से पहले के समय घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इनके बराबर हो गई। इतनी बात हो गई। चलिए इसको हल करते हैं। इसलिए अब इनको हल बराबर है तो क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे। यहाँ पर लघुत्तम में क्या हो जाएगा? x माइनस ए इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा? x, और इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे। कितना लिखेंगे? 480 का गुणा इससे करेंगे, x से क्या हो जाएगा? 480x माइनस 480 ब्रैकेट में इसका गुणा इससे होगा तो क्या लिखेंगे? x माइनस ए ब्रैकेट बंद बराबर कितना हो गया? 3। इतनी बात समझ आ गई नहीं आगे? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़े हम लोग। यहां से लिख सकते हैं इसीलिए 480x माइनस 480 का x से गुणा होगा तो क्या आएगा? 480x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। 8 का जिससे मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया। 8 का गुणा 8 से मल्टीप्लाई होगा 64 हो गया। 8 चौ 32 और 6 38, 3840 हो गया बटे नीचे इन दोनों का गुणा करेंगे, x का गुणा x से करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर और माइनस 8 का गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 8x और ये बराबर हो जाएगा 3। तो 480x से 480x कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां से आ जाएगा ये 3840 बटे x स्क्वायर माइनस 8x और ये बराबर किसको हो गया? 3। अब यहां देखिए क्या होगा बेटा? 3840 ऐसे ही कर जाएगा बराबर, ये बटे में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणे में।
8 होगा 3 24x। क्लियर हो गया बेटा? अब द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या होना चाहिए? एक पक्ष में 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे। अब आप कहेंगे सर इसको इधर क्यों नहीं ला रहे हैं? क्योंकि प्यारे बच्चे यहाँ पर जैसे जो है जो मानक रूप होता है वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। क्लियर है ना? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर x यहाँ पे 2 है, फिर x यहाँ पे 1 है, फिर कांस्टेंट। तो यहाँ पर x यहाँ पे 2 लिखा है, फिर x यहाँ पे 1 यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो कांस्टेंट है इसको क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे तो इस मानक रूप में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो ये x स्क्वायर दिख रहा है, x दिख रहा है। अब ये जो कांस्टेंट है पक्षांतर कर देंगे और इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं 0 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये प्लस है इधर आएगा माइनस, तो 3840। ये बात हो गई कि तो चाहे आप उसको ऐसे लिखिए चाहे इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो बदल दीजिए 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840, ये बराबर हो गया 0। ये आपका मानक रूप बन गया द्विघात समीकरण का। और आपको इस सवाल को हल नहीं करना था, केवल द्विघात समीकरण बनना था। तो ये इस तरह से जो है यहीं पर आपको रुक जाना है। ये बात क्लियर हो गई, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये प्रश्नावली 4.1 समाप्त हुई। अब देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सुनिएगा हमारी बात को। प्रश्नावली 4.2 अगली प्रश्नावली है, उस पर हमको चर्चा करनी है। लेकिन इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बातें सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया एक शब्द होता है मूल। मूल से मूल से ही बना वर्गमूल, मूल से ही बना घनमूल। मूल का मतलब जिससे कोई चीज प्राप्त होती है वही मूल है। जैसे 2 का वर्ग 4 हो गया, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि 4 प्राप्त किससे हुआ? 2 से प्राप्त हुआ। इसलिए 4 का मूल है 2, 4 का मूल है 2, क्योंकि 4 2 से प्राप्त हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कैसा मूल है? वर्गमूल है। क्यों? क्योंकि 2 का वर्ग करने पर 4 प्राप्त होता है। अगर इसी तरह से 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 लिख दें तो ये बताता है कि 8 किससे प्राप्त हुआ? 2 से प्राप्त हुआ, अर्थात 8 का मूल क्या है? 2 है। और कैसा मूल है? क्योंकि इसका घन करने पर 8 प्राप्त हो रहा है, इसलिए 8 का घन मूल है। बात समझ लिया? तो मूल समझ में आ गया होगा कि मूल क्या है, जिससे कोई राशि प्राप्त होती है वो मूल है। ये तो अंकगणितीय भाषा में हो गया। लेकिन अगर हम बीजगणित में इसकी बात करें, समीकरणों के लिए इसकी बात करें, तो परिभाषा थोड़ी सी बदल जाएगी। और वहां पर हम जब बात करेंगे तो हम आपसे कहेंगे चर राशि का वह मान, मेरी बातों को सुनिए, चर राशि का वह मान जो किसी समीकरण को संतुष्ट करता है वो उस समीकरण का मूल कहलाता है। ऐसे सुनिए, मैंने क्या बोला? चर राशि का वह मान जो किसी समीकरण को चर राशि का वह मान जो किसी समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। उस समीकरण का मूल कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल
कहलाता है। मुझे लगता है बात समझ में आगे होगी, लेकिन अभी पूरी नहीं आई होगी। अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, फिर जानेंगे। जैसे अगर x माइनस 3 बराबर 0 लिखा हुआ है, क्लियर हो रहा है? एक समीकरण है कि नहीं है? जी हाँ, एक समीकरण है। समीकरण की परिभाषा आपको पहले ही बताई जा चुकी है। चल ऐसा समानता सूचक कथन जिसमें चर एवं अचर दोनों राशियां मौजूद होती हैं, उसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। तो ये समीकरण है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका मूल क्या है, तो यहां से अगर x के स्थान पर आप 3 रख दें, x के स्थान पर क्या करें? 3 रख दें, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x बराबर 3 रखने पर यह समीकरण, इस समीकरण का बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, इसलिए x बराबर 3 इसका एक मूल है। अब प्यारे बच्चों, आपको यह जानना है कि क्या इस समीकरण का कोई और मूल हो सकता है? जैसे x बराबर 3 रखा आपने, तो 3 माइनस 3 0 के बराबर हो गया, 0 0 के बराबर हो गया, और आपने कहा कि x बराबर 3, ये तो है परिभाषा। चर राशि का वह मान जो किसी समीकरण को संतुष्ट करता है, उस समीकरण का मूल कहलाता है। इसमें चर राशि का मान कितना हुआ? 3 हुआ, और ये इस समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। ये इसलिए इसका क्या कहलाएगा? मूल कहलाएगा। अब प्यारे बच्चों, आपको ये पूछना है, क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या अब इसका कोई एक और कोई मूल होगा, तो इसका और कोई मूल नहीं होगा, क्योंकि x का और कोई भी मान रखने पर दाएं पक्ष के बराबर नहीं होगा। तो अब अगर व्यवहारिक भाषा में कोई पूछता है, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? तो प्यारे बच्चों, इसमें चर राशि की घात कितनी है? 1 है। x है तो 1 से घात कितना हो गया? 1 हो गया कि नहीं हो गया? तो चर राशि की, जब किसी समीकरण में चर राशि की घात 1 है, तो उस समीकरण का कितना मूल होगा? 1 मूल होगा। इस समीकरण में चर राशि की घात कितनी है? 1 है, इसलिए इसके कितने मूल होंगे? 1 मूल होंगे। बात समझ आ रही नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब चलिए हम अगर आपसे पूछें कि x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो अगर मैं पूछूं कि x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है, तो इसके कितने मूल होंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 2x बराबर अगर 2 रखें, तो 2 का वर्ग माइनस 4 बराबर 0। तो यहां से 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, 4 माइनस 4 बराबर 0, इसलिए 0 बराबर 0। यानी x के स्थान पर अगर आप 2 रखते हैं, तो 0 का बराबर 0 आता है, अर्थात दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर आते हैं। इसका मतलब x बराबर 2 इसका एक मूल है। अब इसी में अगर x की जगह पर -2 रख दें, x की जगह पर क्या रखें? -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, -2 का वर्ग 4 आ गया, 4 माइनस 4 बराबर 0, इसलिए 0 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x बराबर यहाँ पर x बराबर 2 रखते हैं, तो भी समीकरण संतुष्ट होता है, और यदि x बराबर -2 रखते हैं, तब भी समीकरण संतुष्ट होता है। अर्थात इसके कितने मूल हो गए? 2 मूल हो गए। पहला मूल 2 होगा और दूसरा मूल -2 होगा। तो क्या सीखा आपने? ये कैसा समीकरण है बेटे? ये द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण में जब घात 2 हो गया, तो मूल कितने हो गए? 2 हो गए। देखिए प्यारे बच्चों, आज मैं जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना है। मैंने आपको बताया कि अगर एक घात का समीकरण है तो 1 मूल होगा, 2 घात का समीकरण है तो 2 मूल होगा, 3 घात का समीकरण है तो 3 मूल होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, जब आप आगे बढ़ेंगे, गणित को आगे पढ़ेंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि वो सारे मूल आप प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि उसमें से कुछ मूल क्या हो? काल्पनिक हो। लेकिन मूल अगर जितने घात होंगे उतने मूल उसमें प्राप्त होंगे। अगर 2 घात का है तो 2 मूल प्राप्त होंगे, 3 घात है तो
3 मूल प्राप्त होंगे और 1 घात है तो 1 मूल प्राप्त होंगे। तो अब आपने क्या देखा कि जैसे लेकिन अगर अब वैसे ये तो सवाल आसान था, तो आपने फट से x का मान 2 रख दिया, x का मान -2 रख दिया, अंदाजा था आपने कर लिया। लेकिन जब सवाल बड़े आएंगे तो अब उसमें आप अलग अलग मान रख करके तो मूल प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसके लिए आपको एक विधि बताई गई है। और हमने कहा था कि गुणनखंड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल द्विघात समीकरण में होगा। तो जैसे अब यही सवाल है, इसी समीकरण का मूल्य निकालना है, तो आप इसको कैसे साबित करोगे? देखोगे x² - 4 बराबर 0, इसलिए x² बराबर -4 है, पक्षांतर कर देंगे क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। इसलिए x बराबर 4 का वर्गमूल लेंगे और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और आगे क्या लग जाएगा +-2, अर्थात 4 की 2 वर्गमूल हो गए, एक +2 और दूसरा -2, क्योंकि 2 का वर्ग भी 4 होता है और -2 का वर्ग भी 4 होता है। मुझे लगता है ये बात सुनने आ गई। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग प्रश्नावली 4.2 देखेंगे और उसमें सीखेंगे कि किसी समीकरण को कैसे हल किया जाता है और जो है कैसे उसको सीखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल। x² - 3x - 10 is equal to 0। x² - 3x - 10 is equal to 0। अब यहाँ पर कितनी है? 1। क्या क्या पता है? 3 पता है, 1 2 3। किस रूप में है? ax² + bx + c। अब इसका मूल निकालना है। दो सबसे बड़ा घात इसमें कितना है? 2। इसके कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। अब इसको हल करना है, तो वही पुरानी बात जो गुणनखंड में सिखाई गई थी। 3 पद है, बालक रूप में लिखा हुआ है, ax² + bx + c के रूप में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? जी हाँ लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बताया गया था? पहले और तीसरे का गुणा करेंगे। यहाँ पर कितना है? 1 है। यहाँ पर कितना है? -10 है। तो 1 और -10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -10 आया। अब जब -10 आ गया तो अब यानी माइनस चिन्ह बता रहा है कि इसको 2 भागों में ऐसा तोड़ना है कि घटाने पर कितना मिले? 3 मिले और गुणा करने पर कितना मिले? 10 मिले। तो चलिए 10 का गुणनखंड करते हैं। तो 2 पंचे 10। अब 5 में से 2 को घटाएंगे कितना मिलेगा? 3। तो यानी इसको हम क्या करेंगे? 5 - 2 में तोड़ देंगे। किसमें तोड़ेंगे? 5 - 2 में। बीच वाले पद को किसमें तोड़ेंगे? 5 - 2 में। तो चलिए यहां से लिख सकते हैं इसको x² माइनस -3 की जगह पर क्या लिखना? 5 - 2। लेकिन साथ में x से क्या लिखेंगे? 5x - 2x और माइनस क्या हो गया? 10 बराबर 0। x का माइनस 5x से क्या लिखेंगे? 5x - 2x और माइनस क्या हो गया? 10। अब इसलिए क्या लिखेंगे? x² - 5x और माइनस क्या हो गया? प्लस 2x - 10 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब क्या पद हो गए? 4। 1 2 3 4। तो 2 का जोड़ा बना लेंगे, सीधे काम में ले लेंगे। तो बड़े हो गए यहाँ पर x कॉमन हो गया। x कॉमन होगा तो ये दोनों में क्या बचेगा? x, इसमें x बचा और यहाँ पर क्या हो गया? -5। दोनों को देखिए, x का 2 है, x का 1 है, छोटा घात कॉमन होता है, इसलिए इसका भी कॉमन हो गया। क्या बचा यहाँ पर? x बचा माइनस यहाँ पर कर दिया 5 प्लस यहाँ पर क्या हो गया? 2। इन दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लिया आपने, तो क्या मिला? x और 2 पंचे 10। तो x - 5 बराबर 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? x
5 हो गया, यहाँ पर भी x माइनस 5 है, यहाँ पर भी x माइनस 5 यहाँ हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x और प्लस क्या हो गया 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 5 तो संख्या का गुणनफल 0, इसलिए पहला 0 या तो दूसरा 0, इसलिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बोलो x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो यहाँ से x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, x माइनस इसको 75 करेंगे तो 0 प्लस 5 होगा, 0 प्लस 5 को क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे, और x बराबर 0 प्लस 2 है, प्लस 95 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2, x बराबर हो गया माइनस 2। तो यहाँ पर x के दो वैल्यू मिल गए 5 और माइनस 2, और ये इसका उत्तर हो गया। यानी इसके कई मूल हो गए, 2 मूल हो गए, और वो कौन कौन से मूल है 5 और माइनस 2। तो इस तरह से आपको सवाल लगाना है, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, फिर इसके आगे कल। धन्यवाद।